जीवन लगा दिया है दूसरों को उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए। आप अपनी पूरी सैलरी लगा रहे हैं उनका भविष्य बनाने के लिए। हेड कांस्टेबल अमित कुमार लाठिया अपनी ड्यूटी के बाद वक्त निकालकर इन्होंने 200 गरीब बच्चों को पढ़ाया है, जिनमें से 120 बच्चों को सरकारी नौकरी हासिल हुई है। इंसान के साथ आती है तो इंसान को बहुत चीज़ें दिखा जाती है, सिखा जाती है। जब मैं पढ़ता था तो साथ में उसको भी पढ़ाता था, तो मैंने इस मुहिम का नाम भी यही रख दिया, हमने भी, क्योंकि देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। तो मैंने सोचा था कि शादी को इस तरीके से करेंगे कि ये समाज के लिए कम से कम एक प्रेरणा का स्रोत बने, और उसकी मैंने कर्ज तक उठा लिया था। 5 लाख रुपए अपने साथियों से लोन के तौर पर, कर्ज के तौर पर लिया। जो बच्चे नौकरी लगते चले गए कि वो वापस लौट के नहीं, तो पीछे से ट्रक आता है और उन बच्चों को टक्कर मार देता है। किसी ने वहाँ पानी तक का भी सहयोग नहीं करा। ग्राउंड का नाम भी भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड है। एक भिक्षा का कंसेप्ट होता है और एक भीख का कंसेप्ट होता है। उड़ता पंजाब, आज उड़ता हरियाणा भी। की बार मैं शिक्षार्थी नहीं बनाऊंगा, अब की बार मैं विद्यार्थी बनाऊंगा। उस जड़ों को भी मजबूत करो जिन जड़ों ने तुम्हें सींचा है। आज की जिद्दी दिल की कहानी बिल्कुल अलग है, और इस जिद्दी दिल की कहानी मुझे आपके सामने लाने में जितनी खुशी महसूस हो रही है शायद आज से पहले कभी भी नहीं हुई है। क्योंकि आज जिद्दी दिल के सेट पे हैं अमित कुमार लाठिया, और ये हेड कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में। इनकी कहानी और इन्हीं की ज़ुबानी लेकर आने में जो मुझे खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज तक की जितनी भी जिद्दी दिल की कहानियाँ थी वो उनकी सक्सेस स्टोरी थी, उनकी मेहनत थी खुद के ऊपर। पर अमित आज हमारे सामने एक लेजेंड है, क्योंकि इन्होंने खुद लाइफ में जो अचीव करना चाहते थे वो शायद नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दिया है दूसरों को उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए, उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इन्होंने 350 बच्चों को गोद लिया है, जिसमें से 185 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं, सक्सेसफुल हैं, और बाकी के बच्चों के लिए वो निरंतर मेहनत करते हुए जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी अमित कुमार लाठिया का जिद्दी दिल के सेट पे। अमित, आज आपका जिद्दी दिल के सेट पे बहुत बहुत स्वागत है। और जितना भी मैंने आपके बारे में इंट्रोडक्शन में बोला, सच में जब मैं बोल भी रही थी तो मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी कि आज आप मेरे साथ में मेरे सेट पर आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हिना मैम, मैं आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ कि इस एक छोटी सी आवाज़ को आपने जन आवाज़ बनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। जी, मैं और मेरी समस्त खाकी परिवार आपका हमेशा ही तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे। तो अमित, जो आप आज कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने 350 बच्चों को आपने गोद लिया है, और सिर्फ यहाँ पे गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप उनकी एजुकेशन, उनका रहना, खाना पीना, कोचिंग, हर चीज़ स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो भी अपने अकेले के दम पे। आप अपनी पूरी सैलरी लगा रहे हैं उनका भविष्य बनाने के लिए। ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस आप जो कर रहे हैं, वो सोच सबसे पहले आपकी आई कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की? हिना जी, मैं गांव लाड से बिलोंग करता हूं और एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। जी, किसान परिवार का जो डीएनए होता है वो संघर्ष से ही होता है। हमने संघर्ष को देखा है स्टार्टिंग से लेकर आज तक। जिस परिवार से हम आते हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, सरकारी नौकरी वहाँ पे नहीं थी। पिताजी, भाई, ये सारे मजदूरी करने वाले या छोटी नौकरी करने वाले थे। तो इस दौरान मैं नेशनल प्लेयर का मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ, नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ, एथलेटिक्स का और कबड्डी का। यहाँ आने की मेरे उस समय का गोल्डन टाइम है लाइफ का, कि जब गरीबी इंसान के साथ आती है तो इंसान को बहुत चीज़ें दिखा जाती है, सिखा जाती है। सफलता आपको शायद सिखाएगी लेकिन नहीं सिखाएगी, असफलता आपको ज़रूर सिखाएगी। जी, नेशनल प्लेयर रहने के बावजूद मैंने जब देखा कि परिवार की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। वैसे वो देह रूप में विद्यमान है, कई न्यूज़ चैनल या कई सोशल मीडिया से कहते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो गलत चीज़ें हैं। पिताजी को हार्ट अटैक आया था, भी देह रूप में विद्यमान मेरे साथ है। जब हार्ट अटैक आता है तो सिचुएशन का जब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है बुरे समय में। तो उस दौरान मुझे कोचिंग के पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, जिसको हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कहते हैं। तो उस 3,000 रुपये के लिए, मात्र 3,000 रुपये के लिए, आज मात्र लगते हैं, उस समय पर तो पहाड़ लगता था कि 3,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो जब 3,000 रुपये मैंने चाहा कि मैं कोचिंग में एडमिशन लूँगा, तो उस समय पर फिर मैंने चाय की दुकान पर काम करना स्टार्ट किया। 3 महीने काम किया। 3 महीने के बाद 3,000 रुपये मेरे मिले, और वो मेरी पहली कमाई थी, नेक कमाई। उस 3,000 रुपये को लेके मैं कोचिंग सेंटर में जाता हूँ।
आज तक मुझे याद है कि श्री राम कोचिंग सेंटर के नाम से सोनीपत में हुआ करता। उसके ओनर हैं प्रदीप डागर थे, राकेश दहिया थे, नवीन कुआड़ थे। तो ये तीनों साथी ही मिलकर अपनी भी तैयारी कर रहे थे और कोचिंग सेंटर को भी कर रहे थे। इसी दौरान मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी। जब नवीन सर को पता चला कि ये लड़का चाय की दुकान पे काम करता है और फीस के लिए ने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे कहा कि अमित, मैंने आपको कहीं देखा है। उस समय पर बचपना था, मान लो, या मैच्योरिटी नहीं थी, तो शर्माते थे कि भाई दोस्तों को कैसे बताएंगे। तो मैंने बोला नहीं देखा। तो सर ने मुझे देखा था। उस सर ने मेरे 3,000 रुपये मुझे वापस किए थे। अरे वाह। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि आज के टाइम में हम देखें तो शिक्षा और चिकित्सा, इसी में सारा परिवार बर्बाद भी हो जाता है। सही बात है। तो वहाँ से मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो एक धार्मिक तो होते ही हैं। तो मैंने भगवान से दुआ करी थी, क्योंकि भगवान के पास हम दो ही चीज़ों से जाते हैं, तो डर के जाते हैं या मांगने के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने मांगने के लिए उनसे मांगा कि हे भगवान, मुझे आप अपने पैरों पे खड़ा कर देना, तो आगे किसी अमित को चाय की दुकान पर काम ना करना पड़े, मैं उसके लिए हमेशा से ही प्रयासरत रहूँगा। जी। आप जैसे साथियों की दुआ काम आई, बड़े लोगों का आशीर्वाद काम आया, गुरुजनों की मेहनत काम आई, और थोड़ी बहुत मेरी भी मेहनत रही होगी। तो मुझे 2009 में चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी मिली। उसके साथ साथ मुझे 2010 में दिल्ली पुलिस में मिली नौकरी। 6 जनवरी 2010 को मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। तभी वहाँ से एक भावना थी कि इस भगवान के सामने से जितनी बार भी गुजरता था तो हाथ जोड़ता था, ये भगवान नौकरी दिलवा दे, शायद दिलवा भी दी हो। और अगर आगे मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मैंने अपना एक संकल्प तैयार कर लिया था कि 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं अपना पूरा जीवन, गरीब बच्चे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि गरीब पैसे से नहीं होता, दिल से गरीब होता है। गरीब तो वो हैं जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन अपने पड़ोस में किसी ज़रूरतमंद बच्चे की हेल्प नहीं करते। तो मैंने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अपना स्टार्टअप किया कि मैं सारी सैलरी वहीं पे लगाऊंगा। तो वहाँ से जब मैंने बात करी तो ये मुहिम वहाँ से फिर स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छी सोच के साथ में आपने ये मुहिम शुरू की अमित। लेकिन कैसे, पहला बच्चा जो चुना है आपने, या उस बच्चे ने आपको चुना, वो कैसे शुरुआत हुई? पहला बच्चा हिना जी था, अरुण जी। अरुण लाठिया। वो लड़का मेरे चाचा का लड़का था। उसकी मम्मी पापा की डेथ रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। दोनों एक साथ देह रूप में विद्यमान नहीं रहे थे। उस समय पर उसकी उम्र काफ़ी छोटी थी। उस दौरान जब मैं पढ़ता था तो साथ में उसको भी पढ़ाता था जी। और कभी हमने माना ही नहीं कि ये मेरे चाचा का लड़का है, हमेशा यही माना था कि मेरा छोटा भाई है। तो जब मैं पढ़ता था तो साथ में उसको भी पढ़ाता था। वो गेम में ठीक था, पढ़ाई में थोड़ा वीक था, लेकिन उसने मेरी मेहनत को ख़राब नहीं होने दिया, मेरे साथ पढ़ता था। तो मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि 2009 में जिसके मम्मी पापा इस रूप में नहीं थे, लोग कहते थे कि जीवन में पता नहीं इसका क्या होगा, वो एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। वहाँ से मेरी शुरुआत स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपने आप को देखा कि भाई जब अपने भाई को कामयाब कर सकता, अपने गांव से एक लड़के को कामयाब कर सकता है, तो परमात्मा ने आपको एक टैलेंट दे रखा है, क्यों ना उस टैलेंट को निखारा जाए। जी। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी अरुण नाम के लड़के से। और उसके बाद में कैसे जुड़ते चले गए बच्चे बाकी के आपके साथ में? उसके बाद जैसे जाट कॉलेज का ग्राउंड है सोनीपत में, तो वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। तो वहाँ ग्राउंड है और ग्राउंड में सभी युवा साथी आते ही रहते हैं। और मैं उस गरीबी से निकला था, तो मुझे पता था कि भाई कौन कौन बच्चे ऐसे हैं कि जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई ATM पे काम कर रहा है। तो जब मैं वहाँ लगा तो लोगों को लगा कि एक भावना थी उस समय पर कि नौकरी, सरकारी नौकरी पैसे से और रिश्वत से ली जाती है। जी। तो ये पता नहीं धारणा कहाँ से आई थी। हमारे मन में भी ये कहता था कि राजनेताओं के पीछे भागना पड़ेगा या पैसा रखना पड़ेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो जीती जाती एक तस्वीर मैंने उनको सामने रख दी कि जब मैं चंडीगढ़ पुलिस में लगा तो लोगों को लगा होगा कि भाई इसके पापा ने पैसे दे दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता था कि ये बहुत गरीब परिवार से आता है, मेहनती परिवार से आता है। फिर उसके जस्ट बाद मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। ऐसे ऐसे मुझे कई जॉब मिली, तो लोगों की धारणा भी खत्म होगी कि पैसा तो एक जगह दे के गवर्नमेंट जॉब लिया जा सकता है, इतनी जगह पैसा कौन देगा। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से मैं जब जाट कॉलेज में प्रैक्टिस करवाता था तो वहाँ से मुझे रिक्शा चलाने वाले बच्चे मिले। और उस रिक्शा चलाने वाले बच्चे को जब मैंने बात की, तो मैं ड्यूटी से जा रहा था, तो तब मैंने उससे बात करी, भाई आप क्या करते हो। उसने एक शब्द का प्रयोग किया कि भाई साहब, एक तो भाई साहब शब्द का प्रयोग किया, दूसरा शब्द उसने किया कि मैं 12th पास हूँ।
ये 2 शब्द मुझे लगे कि जो भाई साहब शब्द को भी संबोधित कर रहा है, बोलने का तरीका भी पता है और 12th क्लास भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें टैलेंट है। और वही तस्वीर जो मेरी तस्वीर थी, वही मुझे मेरे सामने दिखाई देने लगी कि शायद इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं मानने लग गया कि मैं तो भाग्यशाली था कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला, या मैं भाग्यशाली था मुझे गुरुजनों के रूप में भाई भी मिले जिन्होंने मुझे मेरी पैसे वापस कर दिए। तो क्या पता इसको ना मिले तो इसका जीवन यहाँ रिक्शा में ही रह जाएगा, गलत आदतों में पड़ जाएगा। तो फिर मैंने उससे बात करी कि भाई मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, इस रिक्शा को छोड़ दे, छोटा लालच है, ये रिक्शा तो कभी भी चला लेना, इसकी उम्र नहीं होती। तो फिर मैंने उससे बात करी, उसने अपनी सिचुएशन परिवार की बताई, मैं उसके परिवार के पास गया, परिवार को समझाने की कोशिश करी, परिवार उनका एग्री हो गया, तो मैं उस बच्चे को लेके आ गया। तो ऐसे ऐसे जैसे उसके साथ जो मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, क्योंकि सर्कल, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरे साथ टीचरों का सर्कल मिलेगा, या मैं रिक्शा चलाता हूँ तो रिक्शा वाले का सर्कल मिलेगा, वो उन बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचता है और फिर हम मेहनत करते हैं। तो एक शब्द और निकला यहाँ से कि एक बच्चे ने कहा कि मैं बोला मैं यार तुम पढ़ लोगे, वो बोले हाँ भाई साहब पढ़ लेंगे। मैं यार तुम 4 साल से 5 साल से पीछे हो, मैं अपना परिवार छोड़ रखा है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उस एक बच्चे ने मजाक में मुझे ये कह दिया कि भाई साहब हम में भी है दम। तो कह तो ये रहा था कि भाई हम में भी है दम, हम भी कर सकते हैं। हिना जी, मैंने उसी बात को पकड़ा कि एक बच्चे, सरस्वती माँ ने एक बच्चे के मुंह से ये शब्द निकलवाए, तो मैंने इस मुहिम का नाम भी यही रख दिया, हम में भी है दम। तो वहाँ से शुरुआत हुई। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने गोद लिया या मैंने पढ़ाया, ये भगवान ने नेतृत्व तो हमारे को दिया था, हमने इसको निस्वार्थ भावना से, ईमानदारी से निभाया, क्योंकि कामयाब होने में उन लड़कों ने दिन रात मेहनत करी। आज वो चारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे जी। तो यहाँ से शुरुआत होती है और फिर आप जैसे साथी जुड़ते हैं और पता चल जाता है कि एक बेवकूफ़ है, एक पागल है, क्योंकि देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। बिल्कुल। कह दो उन्हें जो सीने पे जख्म है ये सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे वाह, मतलब आप शायर भी हैं साथ में। आ जाता है, जब पीड़ा दिल पे होती है और क्रांतिकारियों को हम पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। पर फिर भी जैसे कि ये एक विचार आना कि जहाँ पे आप अपनी पूरी सैलरी आप इन बच्चों के लिए लगा रहे हैं, आपका खुद का भी परिवार है, और मुझे ये भी जानने को मिला है कि आपने 7 फेरे नहीं, आपने 8 फेरे लिए हैं अपने जीवन साथी के साथ में, और आपके जीवन साथी का सपोर्टिव होना जी, बेसिकली महिलाओं को अपने कंफर्ट जोन से सेक्रीफाइस करना थोड़ा कम पसंद होता है, जब उन्हें लगता है कि नहीं जीवन साथी मेरी इच्छाओं को पूरी करे। वो एक उम्मीद हर महिला को होती है। आपके जीवन साथी का रोल कैसा है आपके जीवन में? पहले तो हिना जी, मैंने ये सोचा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने पापा से बात करी थी कि आप ये मानना कि आपको 2 बच्चे नहीं 1 बच्चा है और मैं समाज को समर्पित होऊंगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भी अपनी सारा जीवन ही अपने देश के लिए लगा दिया, तो हमें तो आज फांसी थोड़ी चढ़ना है, तो मैं इन बच्चों के लिए करूँगा। तो पापा एग्री हो गए थे अगर नहीं करना, लेकिन फिर माँ की एक ममता होती है, कुछ इच्छाएँ होती हैं माँ की भी। तो मेरी बड़ी बहन है, मैं भी उसको एक माँ की संज्ञा ही देता हूँ। हमेशा उन्होंने मेरे को अच्छा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और बड़ी बहन तो माँ के समान ही होती है। तो शादी के लिए मेरी ना थी, तो फिर परिवार वालों ने कुछ सिचुएशन घर पे ऐसी हो गई थी कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, और मुझे घर वालों ने 5-6 साल दे भी दिए थे। जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, जाट कम्युनिटी से आता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जॉब लगने के बाद रिश्तों की लाइन लग जाती है, और जॉब नहीं लगता तो कोई नहीं, वो कहते हैं ना कहावत, कोई नहीं सूंघता। तो फिर वो रिश्ते आने शुरू हो गए थे। तो पापा ने मेरी भावनाओं को समझा, पापा ने मना कर दिया। फिर तरह तरह के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि ये बड़ी गाड़ी मांगता होगा, कोठी मांगता होगा, फलाना करता होगा, तो मतलब दहेज के रूप में। तो तब शादी के लिए मैंने मना कर दिया था। फिर मैंने घर वालों से एक ही बात कही थी, ठीक है आप लड़की को देखो, लेकिन लड़की होगी ज़रूरतमंद परिवार से, गरीब परिवार से, ताकि तो इन भावनाओं को समझ सके। क्योंकि इना जी जब मैं काम करता था तो जैसे मेरी ताई थी और लेडीज़ थी, वो कहती थी कि मतलब हरियाणवी में, बेटा कर ले, जब तक वाला आलो डलने वाली ना आती, वाला आलो डलने वाली आओगी तो सारा सब कुछ छुटा देगी। वो एक डर था मुझे, और जो कि बार बार समाज में ये बातें चल रही, तो मुझे लगता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो घर वालों को एक ही बात डिमांड रखी थी कि मैं दहेज नहीं लूँगा और मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसके घर तुम जाओगे वो मेरे लिए फाइनल होगी। तो मेरी बहन ने, जिसको मैं माँ की संज्ञा देता हूँ, उसने इस बात को समझा, क्योंकि वो खुद एक लड़की थी। तो उन्होंने असावरपुर में मंजू नाम की लड़की को देखा, और ये चीज़ें समझने वाली बात है कि मंजू ने मेरी मदद कहाँ करी। मंजू से जब मेरा रिश्ता होता है तो मैं उसको देखने के लिए नहीं गया, वो खुद देखने के लिए आई थी। अरे वाह। तो उनमें भावना ये थी कि भाई लड़का नहीं आ रहा है तो कहीं इसका एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं है, कुछ ऐसी बातें आती हैं।
और क्या था, वो भी एक संघर्ष वाले परिवार से थी, क्योंकि उसने खुद संघर्ष किया अपने घर में। सबसे बड़ी है, उससे छोटी बहन है, उससे छोटा भाई है। उसके पिताजी की भी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो चुकी थी। तो घर में दादी थी, वो भी हैंडीकैप था, दादा था, तो जिम्मेवारी उसी के ऊपर थी। तो उसको पता चला कि ये मतलब लड़का इस तरीके से काम करता है, तो शादी करी थी। शादी करने के बाद मैंने उसे एक ही बात कही थी कि जीवन में कभी भी मुझे इन चीज़ों से परहेज मत करना या इन चीज़ों के बीच में मत आना, वरना लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर आप एग्री हो तो ठीक है। तो उसने मानना है कि उसने खुद गरीबी को देखा था। तो फिर उन्होंने तैयारी मेरे साथ आई, शादी हुई। तो 8वां फेरा जो मैंने लिया था वो भी डर के लिया था, आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। क्योंकि माइंड में वो चीज़ें थी कि जो मुझे बोला गया था कि लाल उड़ने वाली आएगी तो फिर करना ये काम। तो जब मैं शादी हुई थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, ताकि लोग शराब ना पिए। क्योंकि दिखावे के रूप में लोग करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं शादी में, उसका समाज में कोई पॉजिटिव असर होता है नहीं। और भाग्यशाली इंसान की शादी सिर्फ एक बार होती है। निर्भागा होती या किस्मत ख़राब हो तो 2 या 3 हो जाती है, वरना एक ही होती है। तो मैंने सोचा था कि शादी को इस तरीके से करेंगे कि ये मतलब समाज के लिए कम से कम एक प्रेरणा का स्रोत बने। और समाज के लिए नहीं तो खुद को ये हुआ कि हमने जीवन का ये शुरुआत अच्छे से की थी। तो मैंने ब्लड डोनेशन कैंप रख दिया, दारू के ऊपर बैन लगा दिया। तो खुद मेरे परिवार वाले कह लो या मेरे रिश्तेदार कह लो, इस बात से बगावत कर चुके थे। और मैंने कहा कि इतनी ठीक है, बगावत ही ठीक है, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं तो बगावत घर से ही होती है। बिल्कुल। तो शादी की डेट डिक्लेयर होगी, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, 57 यूनिट ब्लड हुई। मैंने और मिसिज ने, सारे परिवार ने ब्लड दिया। वो लोग देख रहे थे यार ये क्या कर रहा है शादी में, और हमने शरीर के अंग भी दान कर दिए। फिर 8वां फेरे की बात आती है कि क्यों लिया, मैंने डर के लिया। तो मैं पंडित को बोलने लगा कि भाई मैं 8वां फेरा लेना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कह दिया कि समाज में कुछ चीज़ें हैं, अगर बाल भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, हो गया भाई हो गया। मैं कहा नहीं भाई, मैं 8वां फेरा ये लेना चाहता हूँ कि मैं अपनी नेक कमाई का 5% हिस्सा और 5% मंजू, कभी ये नौकरी लग जाएगी तो हम गरीब बच्चों के एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि हमने कभी सुना था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैंने जो संघर्ष किया, अगर मेरे पास शिक्षा नहीं होती तो शायद मेरी शादी भी नहीं होती, जॉब नहीं होती तो शादी नहीं होती, कोई नहीं पूछता, वही चाय की दुकान पे काम करके रह जाता। कहीं मैंने लाइन को भी पढ़ा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने पंडित को कहा कि नहीं, हम ये फेरा लेना चाहते हैं। तो सभी ने वहाँ पर एक अचंभित और के हमारे को देखा कि ये क्यों, कैसे। तो सभी ने फिर उसको कहा कि यार ये रिश्ता अच्छे से नहीं मिलेगा। तो मंजू ने भी फिर मेरी साइड में बैठी थी, तो उसने कहा कि हाँ हम ये फेरा लेंगे। और फिर हमने दोनों ने आगे पीछे ना चल के, हम दोनों ने साथ में चल के उस फेरे को पूरा किया था। और मंजू मेरा बहुत सहयोग करती है, खासकर मेरे परिवार को जो देखती है, क्योंकि कई तरीके की भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि भाई पैसा यूँ वहाँ लगाता है, घर का खर्चा कैसे चलता है। मैं आज आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने आज तक घर पे 1 रुपया भी नहीं दे लिया। मैं सिर्फ घर में सदस्यों की संख्या बढ़ा रहा हूँ। अगर भाई ये संख्या बढ़ गई, क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ भी 11 जुलाई हो, भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस पर, शायद मैं इसीलिए पैदा हुआ था। तो मंजू आज HPSC अधिकारी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। अरे वाह। वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की। घर का सारा खर्चा वो खुद चलाती है। मुझे नहीं पता कि वो घर का खर्चा कैसे चलाती है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में एक ऐसी नारी शक्ति मिली है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नारी शक्ति आपको सपोर्ट ना करती तो शायद आपका जीवन बर्बाद होता, क्योंकि आप तो एक क्रांतिकारी विचारधारा लेकर चले ही थे। लेकिन उस विचारधारा के पीछे अगर इस तरीके का सपोर्ट ना हो, क्योंकि जीवन साथी का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इस चीज़ के लिए तो मैं भी उनको बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूँगी कि जिस लेवल पे आप फाइट कर रहे हो उसी लेवल पे उन्होंने आपको साथ दिया। इस चीज़ के लिए आपके लिए हैट्स ऑफ है। बट अमित, मतलब इतना आप कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि जहाँ पे आपको ये लगा हो कि ये सब फालतू है या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या कभी कोई ऐसा विचार आपके मन में आया? विचार आते थे, लेकिन जो विचारधारा है ना वो नहीं जाती थी। और विचारधारा विचार से बड़ी होती है। कई बार विचार आते थे कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आज आपके सामने बिल्कुल एक फ्रैंकली तौर से बताना चाहता हूँ और दिल की बात बताना चाहता हूँ जो मैंने कहीं पे नहीं कही है, मैं आज कहना चाहता हूँ। जिन बच्चों को मैं लेके आया था तो एक मुहिम के तौर पे लेके आया था ताकि ये बच्चे कामयाब हो जाएं। और कामयाब होने के बाद मेरी एक ही फीस होती थी। मैं कहता था कि एक बच्चा अगर कामयाब हो जाता है, यहाँ पढ़ो लिखो रहो खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो कोई पैसा नहीं है, मैं खुद करूँगा, चाहे मैं लोन लूँ कैसे भी करूँ। और मैंने वो करके भी दिखाया। उनमें से 185 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं फिलहाल जी। मैं यही कहता था कि भाई तुम कामयाब हो जाओगे ना तो एक बच्चा 2 बच्चों को पढ़ाएगा अपने जीवन में। एक तो तुम्हारी कास्ट का होगा,
एक अदर कास्ट का होगा, जिससे 36 बरादरी बनी रहे। क्योंकि कई तरीके से राजनीतिक बातों ने उस चीज़ को तोड़ दिया है और सुधार तो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं हिना जी कहना चाहता हूँ कि वहाँ मैं एक बार टूटा था और बहुत टूटा था कि मैंने कर्ज तक उठा लिया था। आप हाँ। सेक्टर 23 में बात करोगे, उसके ऊपर भी बातें करेंगे, तो 30-35 लाख रुपए मैंने कर्जा कर लिया था। और वो कर्जा कैसे था, कोई मैं सट्टा नहीं खेलता था, दारू नहीं पीता था, घर पे सैलरी भी नहीं देता था, तो मैं बहुत पीड़ा में आ गया था। जो बच्चे नौकरी लगते चले गए, कहीं ना कहीं शायद मेरे में ही कमी होगी कि वो वापस लौट के नहीं आए। या मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो मैंने उनको शिक्षा तो दे दी, मैंने उनको विद्या नहीं दी। और आपकी नज़र में शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा और विद्या में ये अंतर है हिना जी कि शिक्षा होती है किसी एक सब्जेक्ट में शिक्षा ले ली या एक नौकरी प्राप्त कर ली और अपने घर तक सीमित रह गई। विद्या क्या होती है, अगर आप विद्या लेते हो तो आपको पता होता है कि त्याग क्या होता है, लेना क्या है, देना क्या है। ये करना शिक्षा सिखा देती है, लेकिन ये करना विद्या सिखाती है। ये करना आसान है, मैं आज आपके सामने कर सकता हूँ, ये सबसे ईजी चीज़ है, लेकिन ये करना सबसे मुश्किल चीज़ है। तो बच्चे नहीं आए वापस, तो उस समय पर मैं मतलब माइक के दौरान ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि मनोबल टूटता है, पॉजिटिव चीज़ें ही बतानी चाहिए। लेकिन आया था कि जीवन को त्याग भी देना चाहिए। आप तो कहते हो इस काम को छोड़ दो, मैंने कहा था कि जीवन को ही त्याग दूंगा। तो एक पल आया था, उस समय पर वो दौर था, लेकिन फिर समझा। फिर वो विचारधारा की बात करते हैं तो भगत सिंह की विचारधारा मेरे सामने आई कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भी अगर ये सोचते कि हमारे जाने के बाद देश आज़ाद होगा या नहीं होगा, तो शायद आज हम हिना और हम यहाँ बैठे होते और दाजिद्दी शो कर रहे होते। तो विचारधारा को हमने लेके आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और जैसे आपने सेक्टर 21 की बात कर रहे हैं, सेक्टर 23 की आप बात कर रहे हैं, तो सेक्टर 23 के लिए, क्योंकि मुझे उसके पीछे की कहानी पता है, क्योंकि आप जब बच्चों को फिज़िकल की भी तैयारी कराते हैं और बच्चे जब सड़क पे खेल रहे थे और एक हादसा हुआ ऐसा कि जहाँ पे 3 बच्चों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, और उसके बाद में आपने सेक्टर 23 के ग्राउंड को आपने लोन लेकर आपने खुद ने प्रिपेयर करवाया है, उसके पीछे की पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे। हिना जी, उस समय भी मेरे लिए लाइफ में बहुत दुखदायी समय था, जिसको मैं अभी भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि जिन बच्चों की हम प्रैक्टिस करवाते थे, जो बच्चे हमारे साथ से जाट कॉलेज के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पर कुछ राजनीतिक पहलुओं के चलते तो वहाँ पे तो ताला लगा दिया गया। और हमने तो बचपन से सीखा था कि स्कूल और ग्राउंड को कभी ताला लगता ही नहीं, ये तो सामूहिक 36 बरादरी के लिए होता है। लेकिन कोई मुद्दा होगा, कोई राजनीतिक बातें होंगी जिस तक हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि सबका अपनी निजी राय है। उस ग्राउंड पे ताला लगा दिया तो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे। मैं कम से कम भी 100-150 बच्चों की प्रैक्टिस करवाया करता। उन बच्चों में से जो गरीब बच्चे होते थे तो उनको मैं अपने पैसों से दूध बंधवा देता, कहीं जूस लगवा देता, ताकि उनमें एक भावना जुड़े, क्योंकि ग्राउंड ही आदमी को सिखाता है जुड़ना, और ग्राउंड से ही सब कुछ चलता है। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहता था। तो ग्राउंड को ताला लगा दिया तो उनका फ़ोन आता है। मैं बाड़ा हिंदू राव में पोस्टेड था, आज तक मुझे वो चीज़ें ऐसे ही रिपीट हो रही है जैसे फिल्म रिपीट होती है जी। तो बाड़ा हिंदू राव में मेरे पास फ़ोन आता है बच्चों का कि भाई साहब ताला लगा दिया ग्राउंड का। तो मैंने हरियाणवी में कहा कि भाई अगर ग्राउंड का ताला लगा दिया तो क्या इसका मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? तुम फिर गरीब और ज़रूरतमंद कैसे हुए? हम भी रोड़ा पर रेस मारा करते भाई। वो जाते तो थे प्रैक्टिस करने के लिए पहले, लेकिन बच्चे कई बार ऐसे होते हैं ना, भाई साहब से बात कर लो कि आज की छूट मिल जाए। तो मैं कहा भाई ग्राउंड नहीं खुलेगा तो इसका मतलब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं कहा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है तुमने माँ का दूध नहीं पिया, तुमने थैलियों का दूध पिया है, और अगर माँ का दूध पिया है तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लो। इन साधनों को बैसाखी मत बनाओ। बैसाखी आपको मंजिल तक नहीं पहुँचाएगी, बैसाखी कभी भी टूट सकती है। तो अब करो प्रैक्टिस। मैं कोशिश करता हूँ आने के बाद। वो बच्चे ऐसा करने के बाद चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए सुबह। शायद मुझे याद है, जहाँ तक सितंबर की बात है, वो सितंबर 2016 की, वो बच्चे एक रूट गाँव वहाँ तक रेस मारने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं तो पीछे से ट्रक आता है और उन बच्चों को टक्कर मार देता है। तो मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब नाश हो गया। दोबारा फ़ोन आता है तो बच्चे रो रहे। मैं बोला मैं बात क्या हुई बताओ। तो मैंने ये सोचा कि भाई वहाँ पड़ोस में रहते हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया होगा, कुछ ऐसे हो गया हो। और बच्चे अलग अलग तरीके की पीड़ा भी बताते थे जो गरीब परिवार से होते थे। माँ किसी को कोई ऐसी परेशानी हो गई हो। फिर बोला भाई साहब, जैसे मैंने कहा भाई पानी पियो, बात बताओ क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब प्रैक्टिस करने के लिए रोड पे गए थे और पीछे से ट्रक आ गया और 6 के 6 बालक मर गए। उस चीज़ में मुझे आज भी याद है कि वो चीज़ें ना अंदर से झकझोर देती हैं कि ये चीज़ें जब होती हैं, भावुक हो जाता हूँ मैं इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस करवाते छोटे भाई मानता था। तो उन चीज़ों को लेकर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैं बोला मैं यार ये तो गलत हो गया।
मैंने तभी अपने सीनियर ऑफिसर से बात करी, मुझे जाना है और मुझे ड्यूटी नहीं करनी, ऐसी ऐसी बात होगी। मैं आज भी याद है, मैं कि ट्रेन में बैठता हूँ सब्जी मंडी से, और मेरे मन में एक ही बात चलती है कि उनकी वही विचारधारा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, कि ये तो चीज़ हो चुकी है, इसके आगे ये चीज़ें ना हो, उसका क्या होगा। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ, तो वहाँ पता चलता है कि 6 बच्चे डेड नहीं हुए थे, 3 बच्चे डेड हुए थे और 3 बच्चे मेजर इंजरी से थे। उस बात ने इतना झकझोर दिया हिना जी, मुझे इतना झकझोर दिया कि बस मुझे ये लगने लगा कि जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं। जो स्पोर्ट्स ग्राउंडों को ताले लगने लग गए हैं, तो मैं उस बात को लेकर शायद आज माइक से बोलना भी चाहता हूँ कि जो वहाँ के प्रधान वगैरह थे उनके पास मैं गया हूँ, 1-2 मौजूदा आदमी को लेके गया हूँ, लेकिन उन्होंने वो ताला खोलने से मना कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही उन नेताओं को ये बात बोली थी जाने के बाद कि हमारे संस्कार हैं कि हम किसी से मिलते हैं पैरों की तरफ हाथ करते हैं। ये नहीं कि ये राजनेता इसलिए पैरों की तरफ हाथ करते हैं, हमारे संस्कार हैं कि बड़े के पैरों की तरफ हाथ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मैंने उसकी कोठी में, बड़ी कोठी थी, उसके घर में मैं गया मौजूदा आदमियों को लेकर। मैंने कहा कि सर, एक बड़ी दुर्घटना शहर में हो चुकी है अपने, और मैंने अपने नौजवान साथियों को खो दिया है, तो आगे किसी बहन की कलाई और किसी माँ का बुढ़ापे का सहारा ना जाए, तो ग्राउंड का ताला आप खुलवा दो। उसने कुछ मुद्दों को लेकर मुझे कुछ टोंट किया जो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वहाँ से किसी की छवि खराब होती है। हमें पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, लेकिन चीज़ें सिखाती हैं। उसने कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल दी। तो वहाँ सरस्वती माँ का वास था, और किसान परिवार से हिना जी मैं बिलोंग करता ही हूँ, तो मेरा DNA बोलता ही है। मैं सहनशील भी हूँ, और फिर मैं भगत सिंह की विचारधारा का भी व्यक्ति हूँ। मुझे पता भी है कि बहरों को जगाने के लिए धमाकों की ज़रूरत करनी पड़ती है। तो सरस्वती माँ ने वास करवाया। मैंने उसको बोल दिया कि भावनाओं में आ गया। सरस्वती माँ ने कहा कि मखा ग्राउंड सेक्टर 23 में ही बनेगा, और जिस ग्राउंड के ऊपर आपने ताला लगा दिया उसमें जाड़े जमेंगे, उसमें कोई नहीं जाएगा। तो वहाँ जो कहते हैं कि चमचे बोलता हूँ मैं, तो उनको जो चमचे बैठे थे उन्होंने कहा कि जा तेरे जिसे बहुत देखे हैं। तो मैं वहाँ से बाहर तो निकल लिया मैम, जब मैंने पीछे मुड़ के तो देखा नहीं है, लेकिन मेरे पैर कांपने लग गए कि भई ये बात तूने बोल दी, अब कैसे क्या करें। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए एक सुमित नाम का लड़का था जो आज हरियाणा पुलिस में है। सुमित ने से बातें हुई, तो सुमित ने ग्राउंड देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताला लगा दे। तो उस लड़के ने मुझे ये जगह बताई थी भी ऐसे भी यहाँ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, या आप यहाँ कर लो। वो सरकारी ज़मीन है सेक्टर 23 की। वो प्राइवेट स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट जिस सेक्टर में काट देते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, अभी सेक्टर डेवलप हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो उस ग्राउंड में मैंने देखा, तो मैं वहाँ बढ़ता हूँ हिना जी, और वो मेरा संघर्ष था। एक उन बच्चों का भी संघर्ष था जो मेरे साथ थे, लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। मैंने वहाँ से कम भी 90 ट्रैली कूड़े की उठवाई थी। 90 ट्रैलियाँ। और मैं 3 से 4 महीने कंटिन्यू वहाँ लगा रहा। मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, कस्सी लेके मैं, भैया और सारी चीज़ें हम करते रहे। पर आपने लोन भी लिया था उसके हाँ, लिए? उसमें क्या हुआ कि जब उसकी 4 दीवारी थी या ग्राउंड बनाना था, उसका भरत करवाना था। अब देखो गांव में होते हैं तो कुछ संसाधन हमें मिल जाते हैं, कुछ महान इंसान होते हैं कि जो ट्रैक्टर लेके आ गए। अगर शहर में हम रह रहे हैं तो हर एक चीज़ किराए पे है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो भी 10 रुपये लेके या 15 रुपये लेके ऑटो वाला उतारेगा, वरना फ्री में नहीं उतारेगा वो। लेकिन एक किसान परिवार ऐसा है कि गन्ने की ट्रैली लेके गया है, किसी को गन्ने की ज़रूरत पड़ गई तो एक गंडा उतार के दे देगा, पहले चूस ले खा ले। तो यहाँ पे उन चीज़ों की मुझे कमी महसूस हुई, पानी का प्रबंध करना। तो उसके लिए फिर हिना जी मैंने घर वालों से बात करी। तो घर वालों ने फिर माँ की ममता बड़ी अच्छी होती है। माँ कई बार कहती है मेरे बारे में गलती बोलता रहता है, तो माँ की ममता थी। वो बोला जैसे हरियाणा में बोलते हैं, बोला तू नाश करेगा घर का, ये ज़मीन किसकी है, तू लोन क्यों ले रहा है, ये कल कोई रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फिर वही बात मैंने माँ को आए की बात की। मैं माया बात भगत सिंह भी सोचता, क्या तू मेरी माँ होती, क्या खुली हवा में सांस ले रहे होते। बोले तू नू कर, तू फिर पैदा ही क्यों हुआ था, तू भगत सिंह बन जाए। तो वहाँ से मैंने फिर लोन लिया था, कुछ साथियों से कर्ज भी लिया था, और फिर मैंने सारा पैसा वहाँ पे लगा दिया। पैसा एक अलग चीज़ है हिना जी, लेकिन जो समय मैंने वहाँ दिया और उन बच्चों ने दिया ना, किसी ने, मतलब मुझे कहना तो चाहिए नहीं, किसी ने वहाँ पानी तक का भी सहयोग नहीं करा था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस ग्राउंड पे कभी पहुँचना और देखना, क्योंकि माइक पे बोलनी एक अलग चीज़ बात होती है, धरातल से देखना एक अलग चीज़ होती है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं खुद से झूठ और आप खुद से झूठ तो नहीं बोल सकते। तो वहाँ आज जहाँ कूड़े का ढेर था, जहाँ लोग नाक बीच के जाते थे, जहरीले जीव जंतु थे, आज वहाँ उस ग्राउंड का नाम भी भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड है। हज़ारों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और पूरे सोनीपत में, मैं कहता हूँ पूरे सोनीपत में एक भी कच्चा ग्राउंड नहीं है जो मिट्टी से बना हो, और वहाँ हज़ारों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं।
तो करने वाला मैं नहीं था, परमात्मा था कि उसने नेतृत्व दिया और कर दिया। और उन बच्चों ने भी, मैं कहता हूँ कि लड़कियाँ थी मेरे साथ, कूड़ा ठाती थी वो लड़कियाँ, लोग कमेंट मारते थे, लड़के थे क्योंकि वो गरीब परिवार से आते थे, इसीलिए उनको ये नहीं था कि जहाँ में भाई साहब चले गए वहाँ चलना ही है, काम ही करना है। तो उनमें भी विचारधारा थी। यहाँ सिर्फ मैंने नहीं किया, उनका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। गांव की बात की आपने, और जब हम अभी बैक स्टेज बैठे हुए थे, आपके मेरे बीच में जो एक डिस्कशन चल रहा था कि जहाँ पे आपने बोला था कि एक भिक्षा का कंसेप्ट होता है और एक भीख का कंसेप्ट होता है, उसका डिफरेंस आपने मुझे बताया जो मुझे अब से पहले तो नहीं पता था। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि उन्हें भी पता चले कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे मैं गांव लाठंड से था तो मैंने सोचा कि भाई तो बाहर तो काम कर रहा है, क्यों ना गांव की तरफ भी काम किया जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी भिक्षा मांगते थे। एक भिक्षा होती है, एक भीख होती है जी। जब मैंने उनको पढ़ा और मैंने उनको जाना, जो मेरी निजी राय है, तो भीख होती है स्वयं के लिए जी। और भिक्षा होती है समाज से लेना और समाज ही को दे देना। ओके। ये बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। भिक्षा के तौर पर मैंने गांव से हर घर से दरवाज़ा खटखटाया, किसी से 1 चम्मच चीनी, किसी से दाल, किसी से दूध, किसी से घी लिया और उसको मिक्स किया। एक तो वहाँ से 36 बरादरी का जो कॉन्सेप्ट था कि वो एक हो जाते हैं, और जब कोई थोड़ा बहुत भी देता है तो उसको ये लगता है कि मेरा भी सहयोग है इसमें, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो मैं भी पार्ट लेके तो चल रहा था कि अगर मैं विफल हो जाता हूँ तो अपनी सैलरी से कर लूँगा। लेकिन सैलरी से तो बहुत लोग करते हैं, भंडारे बहुत कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन सहयोग सबका होना चाहिए। तो वहाँ फिर मैंने भिक्षा मांगी और मेरे साथ वहाँ के फिर युवा साथी भी जुड़े। लोगों ने कहा भी बोला भीख मांग रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट था जो आपने मुझे कहा, भीख नहीं मांग रहा, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षा समाज की ही है, समाज से ही लूँगा और समाज को ही दे दूँगा। पर आपको ये करना क्यों था? गांव का जो माहौल था, गांव का अगर हम बात करते हैं उड़ता पंजाब, नशे के तौर पर देते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे शायद बहुत प्रशासनिक अधिकारी या कुछ इस तरीके की बातों को लगेगा कि गलत बोल रहा है, लेकिन वही बात, अपने आप से झूठ बोल नहीं सकते। आज उड़ता हरियाणा भी है, नशा, ये रियलिटी है, सच्चाई है। और गाँव में जो है ना, गाँव में नशा बहुत फैल चुका है। यहाँ तक मैं देखता हूँ, एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ग्राउंड पे देखता हूँ कि जो एक फिजिकल की तैयारी करते हैं वो बच्चे ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। लड़कियों को बता दिया जाता है कि तू ये इंजेक्शन लगा ले, पेन नहीं होगा, ये नहीं होगा। उस समय पर तो उसके शरीर पे रिएक्शन कर देता है, एक्शन कर देता है, लेकिन इसका रिएक्शन भी तो होता है। बहुत सारी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, आगे चल के पारिवारिक जीवन भी जीना है। एक सरकारी नौकरी ही सफलता थोड़ी है। उसके बाद फिर उनको बहुत सारी पारिवारिक दिक्कतें आती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं, जिसे बांझपन भी आ जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। फिर लड़कों में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन क्या है कि आजकल ना बिजनेस बना दिया कि कोई भी किसी को होता है, और कोचों ने तो ना घर घर कोच हो रही है। जो कुश्ती करवा रहा कर ही है वो एथलेटिक्स की करवा रहा है, जो एथलेटिक्स की करवा रहा है कुश्ती करवा रहा है, जो कोई कुछ भी नहीं कर रहा वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करवा रखी है। तो वहाँ नशा ज़्यादा था। उस नशे को देखते हुए कि ज़मीन से धरातल से जुड़ के काम करना है, तो उसके लिए मैंने ये स्टेप उठाया था। और वहाँ से मेरी मातृ शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग रहा। होली वाले दिन करवाया था। फिर उसके बाद वहाँ पे हवन रखा गया, वहाँ पे खाना प्रतिभोज जिसको हम बोलते हैं वो रखा गया, गाँव के मुद्दों के ऊपर बात करी गई। तो वहाँ तक कुछ हद तक हम सफलता हासिल हुई थी। लेकिन परिवार में एक घटना घट जाती है कि वहाँ फिर मैं जा नहीं पाता हूँ। एक बहुत बड़ी दुर्घटना परिवार के साथ हो गई थी, तो उससे फिर वहाँ से बैक करना पड़ा। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मैं अगर वहाँ पहुँचता हूँ तो कोई बात नहीं पहुँचता भी तो कोई बात नहीं, उन युवाओं को जो मैंने इकट्ठा किया था वो करके गाँव के लिए विकास करें। और इसी तरीके से आपने जैसे बताया था कि कितना किलो घी, कितना किलो दूध आप वहाँ पे उस टाइम पे इकट्ठा कर पाए थे, और जिसके दम पे आपने वो पूरा हवन करवाया था। तो वो एक जो गांव का जो प्रेम है उसका उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि अगर आप शहर में और घर से बाहर भी निकल रहे हो तो भी आपको 10-15 रुपये लेकर निकलना ही पड़ता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप खुद एक गाँव से हैं और आप दिल्ली में रह रहे हैं, क्या फील आता है आपको इस टाइम पे कि किस तरीके का परिवर्तन आपको दोनों जगह को देखने को मिलता है? परिवर्तन देखो, मैंने कुछ प्रकृति कोई चीज़ सिखा देती है ना जी। जैसे किसी वृक्ष को देखते हैं, जिसकी जड़ गहरी होंगी ना तो वृक्ष हरा भरा होगा, और जिसकी जड़ें खोखली होंगी ना कुछ समय के लिए हरा भरा दिख जाता है, लेकिन एक विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है तो झड़ जाता है, फिर वो ठूठ बन जाता है। हमने क्या किया है, ठीक है हम गाँव से बिलोंग करते थे, हमने गांव से फिर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन हमने तो शहरों की तरफ मुँह कर लिया, हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हमने क्या किया, क्या उस गांव की मिट्टी की तरफ हमने रुझान किया?
क्या जहाँ पर हमारे दादा परदादा दादी जो आई थी, बैल ले आई थी, फिर वहाँ अर्थी से उठ के शमशान घाट तक चली गई, क्या उसके लिए कुछ किया? हमने क्या किया? शहर में आके हमने गाड़ी खरीद ली, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे आ गए, दूसरी से तीसरी पे आ गए, और क्या किया? कोठियां बना ली, गाड़ियां बना ली, बैंक बैलेंस बना लिया। इसका फायदा क्या है? चार कंधों पे ही जाना है सबको, वही रोटी सबको खानी। हो सकता है कि मैं प्याज के साथ खा रहा हूँ, हो सकता है पनीर के साथ खा रहा हूँ, लेकिन ये भावनाओं की चीज है, विचारधारा की चीज है। कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को इसका दोषी मानता हूँ, और मैं उन पढ़े लिखे लोगों को दोषी मानता हूँ जो शहर, गांव से शहर की तरफ आगे क्या बात कह के आगे कि शहर गांव की राजनीति तो बहुत खराब है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कह दिया कि यहाँ कीचड़ है, कीचड़ कहने से साफ नहीं होगा। कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा, दूर से कीचड़ साफ नहीं होगा। तो हमने क्या किया, पढ़े लिखे लोगों ने कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हमने शहर की तरफ रुझान कर दिया, और ना चाहते हुए भी उस गांव को, उस मिट्टी को नकारना शुरू कर दिया। यार मैं किसी के सहयोग नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये बातें तो नहीं कहनी चाहिए कि राजनीति खराब है। खुद मेरे परिवार के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं जो मैं बताना चाहूँ तो मेरे आंखों में आंसू होंगे, और वो चीजें शायद माइक से नहीं बोलनी चाहिए। मैं उस पीड़ा से गुजरा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गांव के प्रति मेरा रुझान है कि उस मिट्टी के कुछ करना चाहिए। और शायद आपको, हमारे पास तो पहले साधन और संसाधन भी नहीं थे, आज तो आपके पास और मेरे पास संसाधन भी बहुत। और संसाधन के रूप में मैं आपको कहूँ तो अपना जिद्दी शो है जो, ये तो बहुत बड़ा संसाधन है। अगर इस मुहिम से आज हमारी जो बातें हो रही है, अगर लोगों ने सुन के ही, सिर्फ इसको देख के ही नकार दिया, तो हमारा अपना कोई फायदा नहीं। और हमने जीवन का एक बहुत बड़ा टाइमिंग को दिया है, और ये 12 साल का, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है बनवास का है। ये 30-40 मिनट की जो वीडियो है, सिर्फ वीडियो ही नहीं है। जो संघर्ष 13 साल के है, मैं उसको बता नहीं सकता। और मैं कहता हूँ कि जमीनी स्तर से जुड़ के वहां से आके देखो और बताओ कि वे क्या जरूरत है। तो मैं गाँव की तरफ रुझान करना होगा। क्रांति गाँव से ही खड़ी थी, शहर से ही। शहर में तो रिफ्यूजी हैं, मैं उस गाँव से, आप उस गाँव से, आप उस गाँव से चले जाएंगे। और फिर क्या करते हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है तो फिर मुंह करते हैं कि भाई अंतिम संस्कार कहाँ से। तो हो सकता है मेरी निजी राय है, कुछ दर्शकों को ये पसंद आए, कुछ मेरे भाइयों को पसंद आए ना, लेकिन कड़वी सच्चाई। तो हमें मुंह करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, गाँव को जाना पड़ेगा। और जिसके चलते हमने अभी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जय यूनाइटेड एक संगठन भी खड़ा कर दिया इसी चीज। अच्छा, क्या है ये जय यूनाइटेड? जय यूनाइटेड संगठन एक अपने भाई हैं, रवि भाई ने की हमारे साथ चर्चा की थी, तो उसको फिर हमने कंटिन्यू आगे किया, उसको जय यूनाइटेड नाम दे दिया। एक हमने भी एकदम लिखा है जो गरीब बच्चों के जो कार्य करता था, पर्यावरण के लिए कार्य करता था। तो मैं था हार्ड वर्क, ये जो मेरे साथी आई है स्मार्ट वर्क। अगर मैं बात कहना चाहूँ तो हमने भी दम जो परिवार है वो एक हार्ड वर्क का पार्ट है, और अगर मैं बात करना चाहूँ जय यूनाइटेड तो एक स्मार्ट वर्क जी। और इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा है कि जहाँ पे, कि मुझे एक चीज और ये भी जाननी थी कि ऐसा क्या है कि आपने कभी भी, मतलब आपने जितने भी बच्चों को मदद किया है वो आपने सिर्फ अपने दम पे किया है। मतलब आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि आप किसी से हेल्प लें, बिकॉज एनजीओ, चैरिटी और ये जो सब कुछ होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि चलिए कि दूसरे लोग भी इस अच्छे काम में अपनी भागीदारी दे सके। वो क्या था कि जहाँ पे आपने ये मदद लेने की आपने कभी सोची भी नहीं? ये फिर वही विचारधारा की बात आ जाती है। जो भगत सिंह भी अगर एनजीओ और ट्रस्ट बनाते तो ये सादा थोड़ी होता। फिर तो व्हाट्सएप पे क्रांति शुरू होती, व्हाट्सएप पे देशभक्त पैदा होते, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चल रहे। तो मैंने ये सोचा था कि हिना जी कि मैं तैयार करूंगा जो भगत सिंह की विचारधारा से चलेगी, जो किसी एनजीओ या नहीं चलेगी। ठीक है, एनजीओ अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी कोई साथी है कहीं कि एनजीओ के बारे में ऐसी बात कह रहा है, बहुत अच्छी। रेड क्रॉस जो थी एक एनजीओ ही तो थी, आज इंटरनेशनल लेवल पे शांति नोबेल पुरस्कार ले चुकी हैं। तो मैंने ये सोचा था कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसको खाने तक के लाले पट रहे हैं, जब मैं उसको संघर्ष करवाऊँगा तो मेरी भावनाओं को समझेगा, क्योंकि वो मेरे संघर्ष को देख चुका होगा, मेरे साथ बिता चुका होगा। तो उसमें से क्या था कि जो बच्चे कामयाब होते हुए चले जाएंगे, एक बच्चा 2 बच्चों को शिक्षित करेगा। शिक्षित करने का मतलब क्या है कि उनके खाने का खर्चा उठाएगा। जब वो बच्चे 1.5 साल में कामयाब हो सकते हैं, एक अमित लाठिया उनको कामयाब कर सकता है, जो खुद एक एज ए कांस्टेबल है, जो 8 से पढ़ा हुआ है। अगर 1 से 1 जुड़ेगा तो 1 2 तो नहीं होंगे, 1 11 होंगे। तो मैंने ये सोचा था कि हर एक गरीब बच्चा, ज़रूरतमंद बच्चा कामयाब होने के बाद अपनी लाइफ में 2 बच्चों को ज़रूर पढ़ाए, एक अपनी जाति से, एक दूसरी जाति से। उससे क्या होगा, एक पूरी टीम तैयार हो जाएगी।
हिना जी चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ही थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या किया, 3 ऐसे कोई नूर छाटे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन तीनों को छाटते हुए, और जब तो अंग्रेज पीछे लगे हुए थे, लुकते छुपते हुए उन्हें अपनी विचारधारा बनाई, एक प्लान बनाया, और देख लो उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। में ये फर्क भी तो देखने को मिलता है ना, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आप निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। 100 बच्चों से आपने शुरुआत की कि आप महीने में 100 बच्चों को आप सपोर्ट कर पा रहे थे, आज भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि वो 100 बच्चे 1000 में भी परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है जी। तो उस लिमिटेड रिसोर्स को अगर हम इस एक बैरियर को हटा दें, आपकी और उस लिमिटेड सोर्स के इस बैरियर को अगर हम हटा देते हैं, तो जहाँ पे 100 बच्चे हैं वहाँ पे 1000 10,000 बच्चे भी हो सकते हैं। ये वाली सोच कभी नहीं आई आपको? देखो, सपने तो बंद आँखों से होते हैं, लेकिन मैंने सपने खुली आँखों से लिए। कई बार होता था कि मैं इस मुहिम को आगे तक बढ़ाऊँ, लेकिन मैंने जीवन में चीज़ों को देखा है, जैसे धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो कोहरे में अगर हम घर से बाहर निकल लेंगे, ये कह देंगे भाई धुंध कोहरा है तो मैं तो जाता नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन मैं कोहरे से बाहर निकलूँगा, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है मैं वहाँ तक तो देख लूँ, जब वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो आगे का दिखाई दे जाएगा। तो इस मुहिम को लेके चला था कि भाई संगठन जोड़ेंगे, और संगठन जोड़ के बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, जिसमें केवल मैं अमित लाठिया नहीं होगा, जो साथ खड़ा होगा वही अमित लाठिया होगा। तो इस मुहिम को लेके चला था, वहाँ मुझे असफलता हासिल मिली, पता नहीं क्यों मिली, इसकी वजह तो मैं आज तक तलाश रहा हूँ। फिर मैंने कुछ बच्चों को बोला कि किसी ने मुझे बताया कि भाई साहब क्या पता 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाना चाहता हो, बहुत बड़ा एक लेवल हो जाता है, मगर जो यहाँ से गया है, गुजर के गया इस रास्ते का, तो उसको पता है। फिर एक चीज़ रखी गई थी कि हम क्या करेंगे कि जो बच्चा नौकरी लग जाएगा ना, एक बच्चा नौकरी लगने के बाद 2000 रुपये हर महीने देगा 1 साल तक, और उसके अगले महीने देगा वो 1000 रुपये 1 साल तक, और उसके महीने अगले महीने देगा 500 रुपये 1 साल तक। तो अगर इसको हम काउंट भी करते हैं तो एक सैलरी ही होता है 3 साल में, और कोचिंग में इतने पैसे तो वैसे लग जाता है, बच्चे वहाँ रहते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लाखों रुपया लग जाता है बच्चों का, एक बच्चे को कामयाब करने में। उन 2000 का भी मैंने बच्चों को बताया कि 1000 रुपये तो पर मंथ आपका शिक्षा के ऊपर लगेगा, और 1000 रुपया आपका पर्यावरण के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर, धरती माँ के लिए लगेगा, क्योंकि इसको भी साफ करना हमारा फ़र्ज है। और अगर ऐसे अगर मैं आज बात करूँ 185 बच्चे हैं, अगर मैं 100 बच्चों का भी हिना जी मानूँ, तो 100 बच्चों का अगर 2000 रुपये देते तो कितने 2 लाख रुपये हो जाते। जब मैं 60,000 से 30 बच्चों का कर रहा हूँ तो 2 लाख से कितना हो सकता था, क्योंकि यहाँ स्वार्थ और निस्वार्थ शब्द है। अगर मैं स्वार्थ से करूँगा तो मैं आज तक विफल हो जाता। मेरे चरित्र के ऊपर भी लोगों ने सवाल निशान उठाने शुरू करे थे, मेरे बारे में, पैसे के बारे में भी कहा था कि वे पैसे लेता है, वो करता है, लेकिन नहीं, हम कंटिन्यू बढ़ते चले गए। मैं तो हिना जी कहता हूँ, जिस स्वार्थ का पहला ही अक्षर अधूरा है, आधा सही है, तो कहाँ कामयाब होगा, और जिस निस्वार्थ का पहला ही अक्षर बड़ा है तो कामयाब होगा ही। तो इस मुहिम को भी लेके चले, पर पता नहीं क्यों लोगों ने, शायद उनका एक सर्कल वहाँ पे जो अंडर ट्रेनिंग या नौकरी लगने के बाद शायद उनका एक सर्कल मिला, उसको ये सर्कल नहीं मिला, जय यूनाइटेड का सर्कल नहीं मिला होगा, हमें भी दम परिवार का सर्कल नहीं मिला होगा। तो हमने जय यूनाइटेड को जो खड़ा करने में जो सहयोग किया, तो इसी तरीके को किया है कि मैं तो कोल्लू का बैल हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, ये जो मेरे साथी ये स्मार्ट वर्क करेंगे, और स्मार्ट वर्क, और मैंने खुल के इन बातों को रख दिया है कि भाई जहाँ अगर इसमें भी जय यूनाइटेड में भी कभी स्वार्थ की भावना आई तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, और अपने ही परिवार से जब मैं दूर होऊंगा तो मुझे दिक्कत तो होगी, परेशानी मुझे होगी, दूसरे को थोड़ी होगी। तो ये मुहिम थी कि मैं उसको लेके आगे चलना चाहता था, और अब मैं अभी भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आप ये सुन के, जो इतना टाइम दे के हमारे को सुन रहा है, तो एक बच्चा भी, अगर एक युवा साथी भी इस बात को ले गया तो हमारा आज बात करना सफल है। अब जीवन में मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ माइक पे खड़ा होके झूठ बोल रहा हूँ, 100% झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये लगता है कि आप अपने गांव से, देहात से एक बच्चे को लो और मेरे पास छोड़ दो, फिर मैं आपको कहता हूँ कि अब की बार मैं शिक्षार्थी नहीं बनाऊंगा, अब की बार मैं विद्यार्थी बनाऊंगा, शक्तिवीर, शिक्षावीर नहीं बनाऊंगा, अब की बार मैं विद्यावीर बनाऊंगा, ताकि जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। क्योंकि 185 बच्चों में से 180 बच्चे शिक्षावीर बन के गए हैं जो अपने बारे में सोच रहे हैं, उनका फ़ायदा ही क्या है। और उन बच्चों से भी आपके इस ज़्यादा जिद्दी दिल शोशे कहना चाहता हूँ कि आओ, वापस आओ, आपने देख लिया, आपने सारी चीज़ों को देख लिया लाइफ में, आपने कमा के भी देख लिया, आपने एंजॉयमेंट करके भी देख लिया, उस जड़ों को भी मजबूत करो, जिन जड़ों ने तुम्हें सींचा है, जिन जड़ों ने तुम्हें पत्तियां दी हैं, छाया दी है। आज जो बरगद का वृक्ष है ठूठ बनने के ऊपर आ चुका है, तो आप आओ उस मुहिम को छेड़ो। मैं कब तक रहूँगा या हिना जी कब तक रहेंगी, एक समय है। तो उनकी भावना थी, उन्होंने जो कहा सोच समझ के कहा, या भाई
कह दें भावनाओं में बह के कहा, या उनको साथ नहीं देना था, उनका डीएनए बोला है, उनकी जुबान नहीं बोली है, उनका व्यवहार बोला है, और मैं तो कहना चाहता हूँ उनका संस्कार बोला है। अगर वो चीज़ यहाँ से निकल गए हैं, जब पैरों में हाथ करते थे, ये कहते थे कि भाई साहब आप भगवान हो। और मुझे आज भगवान से ना बहुत बड़ी तकरार हो रही है मेरी भगवान की। कोई बच्चा मुझे कहता है ना भाई साहब मेरे लिए भगवान हुआ, भाई भगवान मत कह, सबसे ज़्यादा जूत फिर तू ही मारेगा। जो कहते हैं कि इस मुहिम को नहीं रुका, तो मैं अपना जो आइडियल मानता हूँ, मेरा आइडियल IPS संजय कुमार सैन जी हैं, और मेरे ही नहीं हज़ारों युवा साथियों की वो आइडियल है। जब मैं इस पीड़ा से गुजर रहा था, 35 लाख सर था और जीवन को ही त्यागने की बात सोच ली थी, तो सर ने मुझे बुलाया था और एक उदाहरण के तरीके से मैं बताता हूँ, उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। सर ने कहा था तू इतना परेशान क्यों रहा है? मखा जी कोई वापस नहीं आता, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना उनके साथ वो करता हूँ, अपना जीवन सारा कुर्बान कर दिया। तो बोले तू भगत सिंह को आइडियल मानता है? मैं कहा बोला मेरे को भी मानता है, मगर जीवित रूप में आपको मानता हूँ और वो तो अमर हैं, उनको तो है ही वो तो उन्होंने कहा कि अब जीवन में एक बात को ध्यान रख ले, भगवान ने तुझे बस दे दी, तू बस का ड्राइवर है, और भगवान क्या है? कंडक्टर है। और बस रुकेगी कब? जब कंडक्टर सीटी मार लेगा, निर्देश दे लेगा, तो अपनी मर्जी से तो रोक नहीं सकता। तो भगवान जब सीटी मारेगा तो तुझे बस रोकनी पड़ेगी। तू बस की सीट पे बैठ के अपने आप को स्वामी कैसे मान रहा है? तो क्या होगा जब भगवान सीटी मारेगा, तो पिछली खिड़की से वही आदमी चढ़ेंगे और कामयाब होगा, गली से उतर लेंगे। और तू उनको ध्यान रखेगा ये तो उतर चुका है, मेरे को राम राम नहीं करके गया, मेरा साथ नहीं दिया, क्या पता फिर घूम के तेरी बस उसी रूट से आ जाए और फिर भगवान सीटी मार दे, और क्या पता वही इंसान पिछली खिड़की से फिर चढ़ ले। तो तुझे सीटी भगवान की दी जा रही है, तू सीटी पे काम कर, तो मैं सीटी पे ही काम कर रहा हूँ इन्हें। तो आएंगे तो वापस फिर चढ़ जाए बस में। ये तो एक, अगर समाज सेवा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि समाज सेवा शब्द को बदनाम बहुत ज़्यादा कर चुका है। ये एक इंसानियत का फ़र्ज़ है, जो मैं इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, जितना मेरे से बन रहा है उतना मैं कर पा रहा हूँ। और अभी तो वो कहते हैं कि भाई 12 साल में तो कुरडी के बावड़ जाए, हमारे हरियाणा में कहावत है। और कहते हैं भाई, क्या मतलब है? ये कहते हैं कि जैसे गाय गोबर करती है, भैंस गोबर करती है, तो उसको कहीं पर डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कुरडी, जिसका खाद बन जाता है। तो 12 साल के बाद वो जो गोबर था जिससे हमें बदबू आती थी, 12 साल के बाद वो गोबर खाद बन जाता है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कि हम गोबर से भी गए गुजरे हैं, अब 12 साल हो चुके हैं। अब टीम जुड़ी है, जय यूनाइटेड जुड़ा है, हमें भी एकदम परिवार से जय यूनाइटेड आया है। जय यूनाइटेड में बहुत क्रांतिकारी साथी हैं जो निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। रवि मलिक है, अमित खत्री है, पुरुषोत्तम है, सोनू देसवाल है, दिनेश है, सुमित, मतलब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूँ तो मुझे खुद को प्राउड फील होता है कि ये 12 साल की जो मेरी मेहनत थी ना, मुझे इन भाइयों के रूप में मिली है और एक जय यूनाइटेड को लेके चले हैं। तो उन्होंने बताया कि तूने हार्ड वर्क किया है, अब स्मार्ट वर्क पे आ जा। तो शायद ये स्मार्ट वर्क ही है जो हम लोगों तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं अपने युवा। बहुत प्रेरणा है, और इसी प्रेरणा को सरकार ने और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को काउंट भी किया है। तो ऐसे कौन कौन से अवार्ड्स हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहते हिना जी, मैं बताना चाहूँ तो एक तो देखो, मैं छोटी लाइन बोलूँगा, मैंने पुरस्कार के लिए कभी कार्य नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ के लिए कार्य किया है। वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन जिस मेहनत और लगन से आपने अपने 12-13 साल इस फील्ड में अपने आप को डेडिकेट किया है, पहचान भी मिली है उससे। जी जी। और वो पहचान मिलना इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि लोगों को ये कि अमित लाठिया है कौन। वो पहचान मिलनी इसीलिए जरूरी है कि ये सिर्फ एक अमित लाठिया, और ऐसे 100,000 अमित लाठिया और भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। चलो मैडम, बात करते हैं ना जी कि होता है ना, भगत सिंह को चाहते तो सब हैं, भगत सिंह पैदा अपने घर कोई नहीं करना चाहता, चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो जाए, पड़ोस में हो जाए, फायदा हमने हो जाए। तो ये चीज़ें जो आपके सवाल हैं पुरस्कार के बारे में है, तो देखो पुरस्कार के लिए कार्य नहीं किया, पुरुषार्थ के लिए कार्य किया है। फिर भी आपने जानने की क्वेश्चन किया तो बताना ज़रूरी है कि बॉलीवुड ने भी अवार्ड दिया है जी। विवेक ओबराय, शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, राहुल शेट्टी ने जो अवार्ड दिया है। फिर गुजरात के राज्यपाल ने देवरतारिया जी ने भी अवार्ड दिया, यंगेस्ट अवार्ड। सरकार ने भी नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया है, सेवा भारती पद्म भूषण 2023 अवार्ड। किस्सा खाकी का, द राइज विद खाकी। और हरियाणा सरकार ने भी कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त पे अनेकों अवार्ड दे चुके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ से बहुत अच्छी बात है कि ये जो पुरस्कार और सम्मान होता है ना, ये आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपके अंदर घमंड ना आए तो उड़ो इतना कि पैर ज़मीन पे रहें और आसमान पे सिर रहे। अगर पैर धरती से उड़ गए तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे, कोई नहीं पूछेगा फिर कौन था कौन नहीं था। तो ये बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मेरे सीपी हैं साहब हैं दिल्ली पुलिस के, संजय अरोड़ा जी,
उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारे आईपीएस हैं जो मेरे सीखने को मिलता है। किरण बेदी मैम थी जिसमें पर हम नहीं थे तभी भी वो थी, आज भी उनकी विचारधारा है। दीपक मिश्रा साहब हैं, तो बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं, कृष्णिया साहब हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखना मिला। ड्यूटी हमने करी नहीं, लेकिन उनकी अच्छी विचारधारा को लेके हम आज भी चलते हैं। कुछ गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन एक इंसान में 99 अच्छाई है और एक बुराई है, तो हमें 99 अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन समाज की विपरीत धारा में बह रहा है। और शायद मैंने कहीं पढ़ा था, भगत सिंह कहता था कि लाश जो होती है ना, वो धारा के साथ बहती है, और जो जिंदा दिल आदमी होते हैं, जिगरी दिल वाले होते हैं, वो धारा के विपरीत बहते हैं। तो हमें धारा के विपरीत बहना है, उस मुहिम के साथ जुड़ना है जो एक जय यूनाइटेड खड़ा कर दिया, इसका सहयोग करना है। और आज नारी शक्ति के रूप में आपने मुझे बताया कि भाई 1000 आदमियों तक जाना चाहिए, तो आज मैं आपका सम्मान करता हूँ और इस चीज़ को लेके यहाँ से जाऊँगा। अब मैं खुले मन से बोलता हूँ कि भाई जिसको भी सहयोग करना है, अपना काम समझ के वहाँ आए, सिर्फ बातों पे न जाएं। 3 तरीके की बात होती हैं, तन, मन और धन। तन से सेवा का मतलब होता है कि जरूरी नहीं जिसके पास धन हो, तो तन से है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, तो हम गाँव की सफाई कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जीव जंतु की सेवा कर सकते हैं, आओ भाई वहाँ पे देखो। दूसरा होता है मन, और जिसका मन अच्छा हो, कहीं पे भी बैठा है, अच्छी चीज़ को मुहिम करेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कल को और कहीं जाके बैठ के बात करेंगे। एक होता है धन, जो तन से और मन से वहाँ नहीं पहुँचना चाहता, तो अर्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे आप कह रहे हो 100 बच्चों से 25 पे आ गया, तो 25 से 25,000 पे क्यों ना चले जाएंगे, उसके लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अर्थ की ज़रूरत है, तो भाई आप जुड़ो, वहाँ पे आओ और देखो। और मैं तो ये कहता हूँ, जुड़ाओ इस तरीके से मत करो कि आपने दे दिया और आप भूल गए। आप इस तरीके से करो, अपने दे हाथ से एक बच्चे को पकड़ो जो आपके पास है, जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसको वहाँ पे छोड़ दो और उसका खाने का खर्चा उठा लो मात्र। उसका रहने का, उसका स्टडी का, उसका प्रैक्टिस करवाने का कोई खर्चा नहीं। चलो हमें क्रांति यहीं से शुरू करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद यहीं से बोलते हैं, तो आओ जुड़ो साथ में। जिस तरीके का युवा आप देख रहे हो आजकल, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए हिना जी एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम 3 तरीके से बट चुके हैं। हम क्या करते हैं, कई बार हमारी बातें आती हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे को दे रखी हैं। किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो या वो भैंस है जिसकी पूँछ पकड़ ली, मौलिक अधिकार है भाई हमारा, तो हम तो कहीं जा सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं, लेकिन उस मुँह को नहीं पकड़ा जो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। हम युवाओं की दिक्कत कहाँ बन रही है कि जब बात आती है समाज के अपने लिए बात आती है तो मौलिक अधिकार की पूँछ पकड़ ली, लेकिन उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारे मौलिक कर्तव्य भी तो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो हैं, उससे वो फिर जाते हैं। युवाओं के लिए सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ कि युवाओं को मैसेज दे दूँ, एक से एक बड़ा क्रांतिकारी साथी यहाँ है, लेकिन अपनी छोटी सोच आपको बता रहा हूँ, शायद हो सकता है किसी को अच्छी लग जाए। हम क्या करते हैं, हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें उलझ के रह गए। हम क्या करते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठंडे दिमाग से सोचना, आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। हम क्या करते हैं, बैक में करते हैं कि हमारे को तो भाई घर वालों ने सपोर्ट को ना करा, हमारे को तो मार्गदर्शन को ना मिला। हम क्या करते हैं, अपने इतिहास को गाली देते हैं, अपने पूर्वजों को, और आज वह बात कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट हम भविष्य पे पहुँच जाते हैं कि भाई मेरे पास तो नू होगा आने वाले टाइम पर, मैं तो नू करके दिखा दूंगा। अरे भाई आज में क्या करा है तूने, बात तो सही खो दिया युवाओं ने टाइम को। तो आप पिछले टाइम को बात करके और सीधा आगे टाइम पे जा रहे हो, फ्यूचर में मैं ये करूँगा, पास्ट में मेरे साथी, आज प्रेजेंट को जियो। इना में मैं कहता हूँ कि मैं ये सच्चे दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जीतता हूँ ना, तो आज मैं जीतता हूँ। आपका और मेरा आज आखिरी दिन है, क्या पता कल सांस खुले कि ना खुले। और हम सोच लें 10 साल बाद की, क्या होना है, क्या कुछ नहीं होना। और 10 साल पहले की सोच कर, 2 साल पहले की सोच कर हम किसी को बुरा भला कहने लगे तो भी ठीक नहीं है। तो युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि आज जियो, आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। तो ये चीज़ें अगर युवा साथी समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये तो कर्म भूमि है, शर्म सबको करना है, माँ तो सिर्फ लकीरें दे सकती है, रंग तो हमें ही भरना है। क्या बात है, बिल्कुल अमित, आज सच में, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन देने के टाइम पे भी जब मैंने यहाँ बोला था कि आज मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जिद्दी दिलाए हैं उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया है, लेकिन आप एक ऐसा जिद्दी दिल हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे हुए हो या नहीं हुए उसकी परवाह नहीं की, लेकिन आपने दूसरों की सपनों की इतनी परवाह की और उसको पूरा करने का बेड़ा उठाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला, और इस जिद्दी दिल के सेट से हम इतने सारे लोगों को ये मैसेज दे पा रहे हैं कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो,
दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आपने एक इंसान को भी मदद कर दिया, वो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, और वही एक इंसान आगे के 2-3 लोगों की जिम्मेदारी उठा लेता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू सो मच अमित, आप मेरे सेट पे आए और इतनी बातें आपने शेयर की, जो बातें हमें आज जानने को मिली, शायद मुझे लगता नहीं कि आपने पहले कहीं और शेयर हुई है वो। जी, जी। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी-ऐसी बातें आज आपके मेरे बीच में हुई और वो वहाँ से निकल कर आई है। आपको बहुत-बहुत थैंक यू। तो एक ही बात मैं लास्ट में इसको विराम देना चाहते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ज़िंदगी रोज़ मिलती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ को, जैसे अपने एक चीज़ को और जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ, 2 शब्द ऐसे हैं जो परिवर्तन लेके आएँगे, साथ युवाओं के लिए है ये। जी। अगर आप किसी का भला करते हो, तो आप किसी का भला नहीं कर रहे। जब मैं इस दौर से गुज़र रहा था, तो मेरे को आचार्य जी मिले थे, उन्होंने 2 शब्द बताए थे, जो जल्दी में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि लोग कहते थे भला करते-करते यूँ मरा, यूँ मरा, यूँ मरा, और सब कहते हैं कि दूसरों के लिए करता है। तो मैं आप आज से कहना चाहता हूँ कि सब युवा साथी ना पेन लेके बैठ जाएँ। कोई अगर भला कर रहा है किसी का, तो उसका उपहास मत उड़ाएँ। इस भले का उल्टा करके देखें, पहले आप भला लिखें, भले का उल्टा करो तो क्या बना? लाभ। लाभ मिल बना। तो आप जिसका भला कर रहे हो, परम पिता परमात्मा आपका लाभ देगा। दूसरी शब्द क्या है कि लोग कहते हैं भला करते करते ही मरया, मेरे साथ हुआ है। मरया शब्द को लिखो ही बाप, और मरा का शब्द का उल्टा करके देखो, मरा राम, भगवान राम आपके साथ है। तो जो भला करता है उसका उपहास मत उड़ाओ, और किसी को मरा मरा कह के मत करो, क्योंकि राम उसके साथ है। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, वक्त चेहरे नहीं भूलता, में सब कुछ याद दिला देता है। इस ज़िद्दी दिल की प्रेरणा से आज ये काम हुआ है कि आज यहाँ पे बैठ के मुझे ये अनाउंस करने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि इस एपिसोड से ज़िद्दी दिल शो की जितनी भी कमाई होगी, वो हम सारा का सारा पैसा डोनेट करेंगे अमित लाठिया जी को, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई अपनी संस्था बनाई नहीं है। पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपनी एक संस्था क्रिएट करें कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ सकें, जो इनसे जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है, दूसरी प्रेरणा मुझे ये भी मिली है कि सिर्फ ज़िद्दी दिल शो ही नहीं, मैं खुद इनके यहाँ से एक बच्चे को गोद लेना पसंद करूँगी कि जिसका जितना भी एक्सपेंस होगा वो मैं पर्सनल लेवल पे बेयर करूँगी, चाहे वो उसके खाने का हो, चाहे वो उसकी स्टडीज़ का हो, या अगर वो किसी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ज़िम्मेदारी मेरी है आज से, उस बच्चे की ज़िम्मेदारी। और बेहतर तो यही रहेगा कि हालाँकि मैं लड़के और लड़की में बिल्कुल भी अंतर नहीं करती हूँ, पर बीइंग अ फीमेल मैं चाहूँगी कि मैं इनके यहाँ से एक बच्ची को अडॉप्ट करूँ, और वो भी मेरा सौभाग्य होगा। तीसरी बात ये कि हम इस शो के साथ में जब भी ये हमारा रिलीज़ होगा एपिसोड, उसके डिस्क्रिप्शन में हम एक गूगल फॉर्म रखेंगे। उस गूगल फॉर्म के ज़रिए जो भी लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ में जुड़ें, अमित लाठिया जी के साथ में जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा, आज जैसे सर ने बताया कि हमारे पास में अभी 100 से 25 बच्चे हो गए हैं, लेकिन उस 25 के नंबर को तोड़ते हुए हम 25,000 और भगवान करे कि 25 लाख लोगों तक हम पहुंचे। इसीलिए उस गूगल फॉर्म के जरिए आप हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टिसिपेशन अपना दिखाएं। थैंक यू।